everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया। आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। अच्छा बच्चे, चैप्टर पर आने से पहले कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो बच्चे नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। जिस चैप्टर के नोट्स करने हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मुझे या तो कॉमेंट्स में बोल दिया करो या फिर इंस्टाग्राम पे बोल दिया करो। मैं सेम डे उस चैप्टर के नोट्स वहां पर अपडेट कर दूंगी। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6। चैप्टर का क्या नाम है? स्टाफिंग। अब बच्चे स्टाफिंग पर आने से पहले थोड़ा सा हम पुराना रिकॉल करते हैं। हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चा मैनेजमेंट का? प्लानिंग। क्या है बच्चा फर्स्ट फंक्शन? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब सब कुछ पहले से डिसाइड करना कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, सेल्स कितनी होंगी, पूरा एडवांस में दिमाग के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे, प्रोडक्ट के लिए कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, सेल्स कितनी होंगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, तो जितनी भी प्लानिंग होती है वो सारी आ जाती है हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये प्लानिंग तो क्या है बेटा? पूरा का पूरा माइंड का प्रोसेस है। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर प्लानिंग करते हैं। देन सेकंड स्टेप आता है बच्चा मैनेजमेंट का, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं बच्चा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है बच्चे? जो प्लान बनाया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। भाई प्लान तो माइंड में बनाया था, पूरी की पूरी प्लानिंग करी थी, अब उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस प्लान को कैसे रियल लाइफ के अंदर स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। भाई वर्क प्लेस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी टूल्स काम में आएंगे, पूरे डिपार्टमेंट सेटअप करने पड़ेंगे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये जॉब्स हैं, भाई ये सीए की जॉब है, ये सेल्स मैनेजर की जॉब है, ये प्रोड्यूसर मैनेजर की जॉब है, ये एचआर की जॉब है। तो इस तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड स्टेप आता है भाई हमारा स्टाफिंग। क्या है हमारा थर्ड स्टेप? स्टाफिंग। भाई हम लोगों ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जॉब्स होंगी, ये क्लर्क की जॉब है, ये प्रोड्यूसर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर की जॉब है, और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन जॉब्स के लिए भाई हमें लोगों की तो जरूरत होगी। सबसे मेन कौन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? मैन पावर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन क्या है बच्चा? पर्सोनल, मैन पावर, जो वहां पर एक्चुअली काम करेंगे। उन जॉब्स का कोई मतलब नहीं है कि भाई ये सेल्स मैनेजर की जॉब है, ये प्रोड्यूसर मैनेजर की जॉब है, ये एचआर की जॉब है, ये सीईओ की जॉब है, जब तक उस जॉब पर कोई सही पर्सन नहीं बैठा। तो थर्ड स्टेप है बच्चा भाई स्टाफिंग, स्टाफ को हायर करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान बनाया है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस थर्ड फंक्शन के बारे में जिसे हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। हमें पता है स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जो थर्ड नंबर का फंक्शन है, ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बच्चा स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पोजीशंस है, जैसा कि मैंने बताया सेल्स मैनेजर, प्रोड्यूसर मैनेजर, क्लर्क की, ऑफिसर की, जितनी भी पोजीशंस हैं वो फिल्ड रहे टाइम टू टाइम, कोई पोजीशन वेकेंट ना रहे। It involves finding the right person. स्टाफिंग का मतलब है बच्चे राइट पर्सन को फाइंड करना फॉर द राइट जॉब। अच्छा, राइट पर्सन को फाइंड करना फॉर द राइट जॉब मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी राइट पर्सन को हायर करना। फॉर एग्जाम्पल जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए उस पर्सन के अंदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए, हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, तो बच्चा उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसने करा तो कुछ हिस्ट्री के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर है, एंड ही और शी इज टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। तो हैविंग द राइट पर्सन for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. स्टाफिंग का क्या मतलब है बच्चे? राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को ढूंढना जिसके पास में उस जॉब से रिलेटेड राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो राइट टाइम पर राइट जॉब को परफॉर्म कर सके। भाई ये सबसे मेन है, जो काम है उसके लिए ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसके पास में वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो। अदरवाइज हायरिंग का कोई मतलब नहीं है भाई, वो अपना बेस्ट ही नहीं दे सकता, उसकी परफॉर्मेंस तभी इंक्रीज होगी जब उसके पास में राइट क्वालिफिकेशन और राइट एक्सपीरियंस है। तो स्टाफिंग का क्या मतलब है बच्चा?
कि ठीक है भाई पूरी प्लानिंग हो गई, प्लान एग्जीक्यूट हो गया, बट एग्जीक्यूट करने के लिए लोग चाहिए। एक्चुअली प्रोडक्शन कौन करेगा, एक्चुअली सेल्स कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, प्रोडक्ट की सारी चीजें कौन देखेगा, आदमी तो देखेगा, पर्सनल ही तो देखेगा। तो मैन पावर को हायर करने को क्या कहते हैं बच्चा, हम स्टाफिंग। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। चाहे आप इंपॉर्टेंस कह लो, चाहे आप कह सकते हो कि भाई स्टाफिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सोनल। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेल्स मैनेजर, प्रोड्यूसर मैनेजर, क्लर्क, ऑफिसर, सीईओ, जो भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स का कोई सेंस नहीं है अगर उस पे कंपिटेंट पर्सोनल हायर्ड नहीं है। यानी कि जो काबिल वाला पर्सन है अगर उस जॉब पर नहीं है, एक्चुअली जिसके अंदर कैलिबर है वो उस जॉब पर नहीं है, तो उस जॉब का कोई मतलब नहीं है। तो स्टाफिंग ये मेक श्योर करके रखता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब्स हैं उन्हें कंपिटेंट पर्सोनल एक्वायर करें। तो इट फिल्स द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सोनल। देखा जाता है कि भाई क्या जॉब है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, और अकॉर्डिंगली उस पर्सन को हायर किया जाता है। तो पहला फंक्शन हो गया फिलिंग द रोल्स, जो भी जॉब्स है उन्हें फिल करना, वो भी किसके थ्रू, एक कंपिटेंट पर्सोनल के थ्रू, जो काबिले तारीफ है, जो उस जॉब के लायक है, उस पर्सन के थ्रू उन जॉब्स को फिल करना। सेकेंड है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। बेटा स्टाफिंग प्रोसेस ये मेक श्योर करके रखता है कि राइट जॉब के लिए हम राइट पर्सन को ही असाइन करें। कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ानी है तो हम उसी पर्सन को ले जिसके अंदर वाकई में इकोनॉमिक्स को लेके उसकी क्वालिफिकेशंस है, इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वही है राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को हायर करना। इसके लिए सबसे मेन हम लोग क्या देखेंगे कि उस पर्सन की क्वालिफिकेशंस क्या है, उसने स्टडी जो है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट या रिलेवेंट जो भी जॉब है उससे उसने पढ़ाई करी है या नहीं करी। फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हायर कर रहे हो तो देखोगे कि उसने एमबीए करा है या नहीं करा। तो वही राइट क्वालिफिकेशन आप चेक करोगे, प्लस साथ ही साथ में ये देखोगे कि उसको उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। थर्ड है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। भाई अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाया है तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है। अगर आपने सही पर्सन को सही जगह पर लगाया जिसके पास में एकदम अच्छे क्वालिफिकेशन है, जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो अपना बेस्ट देगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई स्टाफिंग मेक श्योर करके रखता है कि ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो भी जॉब के लिए जो भी पर्सन्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। देखो जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होना चाहिए कि भाई उन पर बहुत काम हम लोगों ने लाद दिया, वो ओवर बर्डन भी नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें उन्हें बहुत कम काम दे रखा है। लेस बर्डन भी नहीं होने चाहिए, अंडर बर्डन भी नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो कि ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर आपने बहुत सारा काम थोप रखा और वो ओवर बर्डन है। अगर वो ओवर बर्डन है तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई जो पे कर रहे हो उसके हिसाब से आप उससे कुछ काम ही नहीं करवा रहे, उसके पास में ऐसा कोई काम ही नहीं, वो अंडर बर्डन है। तो भाई रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है यानी कि जो भी पर्सोनल है जिसे भी आपने हायर कर रखा है उसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। फिफ्थ हेल्प्स इन कंपीटिंग। भाई एक फर्म है ए, एक फर्म है बी। भाई ए और बी सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज एक जैसे लगा सकती है, मशीन्स एक जैसी लगा सकती है, लैंड एक जैसा हो सकता है, बिल्डिंग एक जैसी हो सकती है दोनों की, पैसा दोनों बराबर लगा सकती है। इसने भी 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, इसने भी 10 करोड़ लगाए हैं। व्हाट मेक्स वन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, कि भाई उसकी मैन पावर कैसी है। हो सकता है भाई इसने भी 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर, इसने भी 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, इसके पास में भी बहुत अच्छी मशीन है, इसके पास में भी बहुत अच्छी मशीन है, दोनों के पास में बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट ए के जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, बी के एम्प्लॉइज कम एफिशिएंट है। ए के एम्प्लॉइज अपना बेस्ट देते हैं, बी के एम्प्लॉइज उतना बेस्ट नहीं दे पाते। तो बच्चा डेफिनेटली ए कंपीट करेगा, ए आगे बढ़ेगा, ए की ग्रोथ होगी। तो सब कुछ सेम हो सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, पैसा हम बराबर लगा सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से बेहतर कब होगा, जब उसकी मैन पावर में दम होगा, जो एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं वो बेस्ट हैं। तो इस तरह से अगर स्टाफिंग प्रोसेस अच्छा है, आपने अच्छे एम्प्लॉइज हायर कर रखे, अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छे एक्सपीरियंस वाले, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी, आपके बिजनेस को दूसरों से कंपीट करने में हेल्प करेगा। सिक्स्थ है इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज।
बच्चे ये याद रखना, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों की जरूरत है और हमने उन लोगों को हायर कर लिया। इसके अलावा भी स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टाफिंग के अंदर आती है बच्चा, जो एम्प्लॉयज आपने हायर करी है उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट पॉसिबल होना, उन एम्प्लॉयज का प्रमोशन होना अगर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, उनकी पे इंक्रीज होना, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलना, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करना, अप्रेजल होना। तो बच्चा स्टाफिंग के अंदर आता है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट, उनका प्रमोशन के हिसाब से उनकी पे इंक्रीज करना, उन्हें रिवॉर्ड्स देना, अगर उन्होंने कुछ अच्छा करा है, कोई टारगेट अचीव करा है तो सबके सामने उन्हें प्रेज करना। ऐसा सब कुछ अगर होगा तो एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, उनका मोरल भी इंक्रीज होगा। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई लोगों को हायर करा काम हो गया। स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है, उनका मोरल इंक्रीज करती हैं। सेवेंथ इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है बच्चे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद में भी और फंक्शंस आते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन अदर फंक्शंस का कोई सेंस नहीं है अगर स्टाफिंग प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। भैया कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, एकदम बहुत बढ़िया प्लानिंग आप कर लो, बहुत अच्छे प्लानर सेट करवा के बहुत बढ़िया प्लानिंग कर लो, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, अगर आपके पास में स्टाफ नहीं है, अगर आपने स्टाफिंग प्रोसेस छोड़ दिया बीच में, या फिर आपका स्टाफ अगर अच्छा नहीं है, आपने प्रॉपर वे में स्टाफिंग नहीं करी, अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं करा, अच्छे लोगों को हायर नहीं करा, तो आपके बाकी के फंक्शंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये की है बच्चा, ताकि बाकी फंक्शंस इफेक्टिवली वर्क कर सके। आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजिंग, आपकी डायरेक्टिंग जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके बाद में कंट्रोलिंग है, इन सब का कोई सेंस नहीं बनेगा अगर स्टाफिंग प्रोसेस सही नहीं है, आपका स्टाफ सही नहीं है। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? की है अदर फंक्शंस की इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये हो गई बच्चा इंपॉर्टेंस कह सकते हो आप, सिग्निफिकेंस कह सकते हो स्टाफिंग की। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा इस चैप्टर का, स्टाफिंग प्रोसेस। भाई लोगों को हायर करना, इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इन स्टेप्स को बच्चा आपको याद रखना है और एकदम सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? स्टेप्स हैं। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि पहले थर्ड वाला लर्न कर लिया, फिर फर्स्ट वाला लिख दिया, फिर फिफ्थ वाला लिख दिया, फिर सेवेंथ वाला लिख दिया। इन्हें आपको स्टेप वाइज ही लर्न करना है, क्योंकि ये क्या है? प्रोसेस है, स्टेप्स है। तो बच्चा फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है बच्चे? कि सबसे पहले ये पता लगाना कि हमें कितने लोग चाहिए, कितनी इंप्लॉइज चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए। तो कितनी तो हमें मैन पावर चाहिए, कितने तो लोग चाहिए, सबसे पहले ये पता लगाना। और किस टाइप के इंप्लॉइज चाहिए, कि उन इंप्लॉइज में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरे साथ साथ में याद करते चलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स finding out number and type of employees needed by the organization in near future। इसका मतलब है भाई सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है। 10 एम्प्लॉइज की जरूरत है, 50 एम्प्लॉइज की जरूरत है, 200 एम्प्लॉइज की जरूरत है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करके चलना कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है। एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, टाइप ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है भाई उन एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कौन सी पोस्ट के लिए एम्प्लॉइज को देख रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए आपको मैन पावर चाहिए। तो सबसे मेन क्या है? क्वालिफिकेशन। आई बात समझ में? इट मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। सबसे पहले ये देखना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए और उनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए जिन्हें हम अपॉइंट कर रहे हैं। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स। और इसके लिए बच्चा 3 स्टेप्स कंपनी को लेने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है वर्क लोड एनालिसिस। क्या है? वर्क लोड एनालिसिस। इट मीन्स फाइंडिंग नंबर and type of employees required to perform various jobs designed in organizational structure। बच्चा वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये फाइंड आउट करना कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज की, उन एम्प्लॉइज की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया कि कितने एम्प्लॉइज चाहिए और एम्प्लॉइज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड वर्क है बच्चा वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या? वर्क फोर्स एनालिसिस। इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉइज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशंस एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड और अंडरबर्डन्ड। अब बच्चा इसका मतलब है जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, उन्हें अच्छे से एनालाइज करना, उन्हें ऑब्जर्व करना कि भाई यहाँ पर कितने एम्प्लॉइज तो ओवरबर्डन्ड है, या फिर क्या एम्प्लॉइज ओवरबर्डन्ड है या अंडरबर्डन्ड है।
ओवरबर्डन मतलब कहीं उन पर ज्यादा काम तो नहीं है, उन्हें ज्यादा काम तो नहीं थोपा जा रहा उनके ऊपर, या फिर कहीं वो अंडरबर्डन तो नहीं कि जितना पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उनसे बहुत कम काम करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्कलोड एनालिसिस की, ये पता करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और किस किस टाइप के इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, इंप्लॉइज के क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सेकंड काम क्या है, वर्कफोर्स एनालिसिस, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को देखना कि कहीं वो ओवरबर्डन तो नहीं है, उनसे ज्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा, या फिर कहीं वो अंडरबर्डन तो नहीं है कि उनसे कम काम तो नहीं कराया जा रहा। और इसके बाद में थर्ड स्टेप है बच्चे कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या है, आफ्टर वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, एक बार जब आपने वर्कलोड एनालिसिस भी कर लिया और वर्कफोर्स एनालिसिस भी कर लिया, द मैनेजर कंपेयर्स बोथ, मैनेजर दोनों को कंपेयर करता है, वर्कलोड एनालिसिस को और वर्कफोर्स एनालिसिस को। इफ वर्कलोड इज मोर देन वर्कफोर्स, ध्यान से समझना, अगर वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स से, मतलब काम ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है, काम तो बहुत ज्यादा है, वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है और वर्कफोर्स हमारे पास में कम है, एम्प्लॉइज हमारे पास में कम है, तो बच्चा इसका मतलब और लोगों को हायर करने की जरूरत है, और लोगों को हायर करने की जरूरत है, और लोगों के सिलेक्शन की जरूरत है, और लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत है। भाई एम्प्लॉइज लेकर आओ, स्टाफिंग की जरूरत है, किसकी जरूरत है, स्टाफिंग की जरूरत है, और लोगों को हायर करो क्योंकि वर्कलोड ज्यादा और वर्कफोर्स कम है। बट इफ मैं कहती हूं इफ वर्कफोर्स इज मोर देन वर्कलोड, अगर वर्कफोर्स ज्यादा है, एम्प्लॉइज ज्यादा है और वर्कलोड कम है, भाई काम तो कम है और काम को करने वाले ज्यादा हैं, काम तो 2 लोगों जितना है बट काम को करने वाले 4 लोग हैं, मतलब हम 2 लोगों को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इसका मतलब है आप जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है, या तो उनका ट्रांसफर करो या फिर उन्हें हटा दो, उन्हें जॉब से हटा दो, उनको टर्मिनेट कर दो, या तो उन्हें जॉब से हटा दो या फिर उनका ट्रांसफर कर दो, या फिर हायर पोजीशन पर अगर जॉब्स की कमी है तो आप उनको हायर पोजीशन पर उनका प्रमोशन कर दो। तो आई बात समझ में, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्कलोड देखेंगे कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से टाइप के एम्प्लॉइज की जरूरत है, उन एम्प्लॉइज के क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। फिर आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को चेक करोगे कि कहीं आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओवरबर्डन्ड या फिर अंडरबर्डन्ड तो नहीं है। अगर वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस से ज्यादा है, भाई काम का लोड ज्यादा है, काम को करने वाले कम है, तो आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी और लोगों को हायर करना पड़ेगा। बट इन केस वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज्यादा है, काम तो कम है, काम को करने वाले ज्यादा है, काम तो इतना ही है कि 2 लोगों में हो जाए, बट अगर आपने 4 लोगों को हायर कर रखा है तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करोगे, टर्मिनेट यानी रिमूव करोगे, उन्हें जॉब से हटाओगे या उनका ट्रांसफर कर दोगे। तो फर्स्ट फंक्शन याद हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता लगाना कि हमें कितने लोग चाहिए और उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप है बच्चे रिक्रूटमेंट, आपने पता लगा लिया आपको कितने लोग चाहिए, उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि भाई आओ अप्लाई करो, हमारे यहाँ पर जॉब के लिए पोजीशन वेकेंट है, आओ अप्लाई करो। आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हो, आप सोशल मीडिया पर ऐड दे सकते हो, आप जो भी कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जॉब कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, उनसे आप बात करके बताओगे कि भाई हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वैकेंसी है, पोजीशन खाली है। तो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ पर आए और अप्लाई करें। आप ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चा, ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि सिलेक्ट करते टाइम पर आपके पास में एक अच्छी खासी चॉइस के लिए वाइड रेंज ऑफ चॉइस हो, आपको बहुत सारे एम्प्लॉइज आपके सामने हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, इट रेफर्स टू इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, लोगों को इंड्यूस करना कि आओ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए पोजीशन वेकेंट है, आप आओ और अप्लाई करो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में ऐड करके, सोशल मीडिया पर ऐड देके, बहुत सारी जॉब कंसल्टेंट्स और प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, आप उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट इंटरव्यूज ले सकते हो ताकि लोग आए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। अब नेक्स्ट है बच्चा सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप हायर करोगे 100 लोगों को, आपके यहाँ पर 100 लोगों के लिए जॉब पोजीशंस वेकेंट है, आप 100 लोगों को हायर करोगे। बट रिक्रूटमेंट के लिए जब आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, भाई आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो, आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो, तब बच्चे 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई करा, 500 लोगों ने। बट आप एक्चुअली कितने लोगों को रखोगे, सिर्फ 100 लोगों को रखोगे, क्योंकि आपके पास में 100 के लिए ही जॉब्स हैं। तो इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशंस। तो सिलेक्शन के टाइम पर जितने भी लोगों ने
अप्लाई करा है, जितने भी लोगों ने अपना CV यानी कि अपना रिज्यूम दिया है या फिर इंटरव्यू जो भी दिया है, उन 500 में से आप सिलेक्ट सिर्फ 100 को करोगे, जो कि क्रीम है, जो कि बेस्ट है। अब सिलेक्शन कैसे करोगे? हो सकता है आप रिटन टेस्ट ले लो, हो सकता है आप इंटरव्यू ले लो, हो सकता है आप ग्रुप डिस्कशन करवा लो, बहुत सारे क्राइटेरियाज है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स लिए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, बैक टू बैक इंटरव्यूज लेते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ भाई ये बेस्ट है, उन बेस्ट कैंडिडेट्स को आप क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो। और बच्चे सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जितने सिलेक्ट होते हैं उससे ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। भाई 500 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से सिलेक्ट हम लोग 100 करेंगे और 400 को हम लोग क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। हम लोग सिर्फ बेस्ट को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर जितने सिलेक्ट हो रहे हैं वो कम है और रिजेक्ट होने वाले ज्यादा हैं, इसीलिए सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। अब है फोर्थ स्टेप बच्चे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दोनों अलग अलग समझना, प्लेसमेंट अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। बच्चा प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट ने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, जिस भी पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है, उसे वो पोस्ट मिल जाती है, वो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लेसमेंट। क्या समझे? कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अपॉइंट हुआ है, उसे जो भी पोस्ट मिली है उसे उसकी पोस्ट दे दी जाती है, ये क्या है? प्लेसमेंट। अब बात आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो जो नया एम्प्लॉइज है उसे पुराने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनसे फैमिलियर कराया जाए, ताकि उसे वर्क प्लेस फैमिलियर लगने लगे और उस वर्क प्लेस को वो एंजॉय कर सके। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बच्चा ओरिएंटेशन के लिए, ताकि न्यू एम्प्लॉइज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी रखाए जाते हैं, बढ़िया सी पार्टीज भी होती हैं। बट छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नहीं होता, एक पर्सन है, जो भी सुपीरियर पर्सन है, वो नई एम्प्लॉय को सबसे मिलवा देगा और पूरे ऑफिस का एक राउंड कटवा देता है। तो प्लेसमेंट मतलब जिस भी प्लेस के लिए उस पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करा है उसे वो प्लेस दे दी जाती है, उसे वो जॉब दे दी जाती है। देन ओरिएंटेशन मतलब उस बंदे को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन फिफ्थ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई जॉब पे उस पर्सन को रख लिया, यहीं पर स्टाफिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इंप्रूविंग देयर स्किल्स। बच्चा टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई अपग्रेडेशन हो गया, तो उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो। अगर आपके एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगा। तो बच्चा ये मेन 5 स्टेप्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चा, वहां पर तो अलग से एक डिपार्टमेंट है स्टाफिंग के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। बट छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चा 3 स्टेप्स और होते हैं। तो कुल मिला के याद रखना स्टाफिंग के पूरे कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। भाई आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, आपने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी। अब क्या होता है? इट मींस इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। टाइम टू टाइम जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी किया जाता है। भाई स्कूल में तो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, कभी PT होते हैं, कभी UT होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके कि आप कितना पढ़े हो। आपके लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि भाई ये बच्चा इतने % लेकर आएगा, क्या ये एक्चुअली इतने लेकर आया है? तो टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, कि भाई स्टैंडर्ड सेट करा था कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कर देगा, बट एक्चुअली इसने 900 यूनिट्स ही सेल करी। तो यहाँ पर हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा था, उसके लिए जो प्लान करा था, ये इतना करेगा, क्या एक्चुअली उसने उतना काम किया है या नहीं किया। 7th स्टेप आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसके बेसिस पर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन का मतलब है भाई पे भी ज्यादा, उसकी एक रुतबा भी बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, तो प्रमोशन हुआ जाता है, उसको हायर जॉब मिलती है, हायर पोजीशन मिलती है। हायर पोजीशन के साथ में हायर पे, हायर फैसिलिटीज और साथ ही साथ हायर
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट द हायर जॉब पोजीशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर को हायर जॉब पोजीशन देना जहां पर उसकी पे भी ज्यादा होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा, पर साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी। उसके करियर से रिलेटेड प्लानिंग करना, ये भी किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्पनसेशन। एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है भाई फ्री में तो नहीं करेगा, इसके लिए उसे पे किया जाएगा। जो भी आप पे कर रहे हो, चाहे आप कैश में दे रहे हो, उसको जो भी फैसिलिटीज दे रहे हो, आप इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दे रहे हो, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो, कार की फैसिलिटी दे रहे हो, रहने के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहे हो, वो सारी किसके अंदर आ जाती है? कॉम्पनसेशन के अंदर। इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब। वो जो भी जॉब है उसके लिए जो भी आप उसे पे कर रहे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पनसेशन। इसके अंदर पेज आ जाएंगे, रिवॉर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, घर की फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? कॉम्पनसेशन। अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल पेमेंट्स हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। टाइम बेस्ड भी हो सकती है कि आप उसको आर के बेसिस पे कर दो, आप उसको पर डे के बेसिस पे कर दो, वीकली पे कर दो, आप उसको मंथली पे कर दो, या फिर ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हो सकती है कि वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। भाई 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इतना मिलेगा, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इतना मिलेगा, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इतना मिलेगा। तो ये टाइम के बेसिस पर भी हो सकता है, पर आवर, पर मंथ, पर वीक। ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हो सकता है। ज्यादा परफॉर्म करोगे, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करी, ज्यादा यूनिट सेल करी तो आपको ज्यादा पे मिलेगी, कम यूनिट सेल करी, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो आपकी पे कम होगी। तो बच्चा आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड सबसे मेन टॉपिक हम लोगों ने देखा स्टाफिंग का प्रोसेस की। सबसे पहले ये पता लगाना कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है और इन एम्प्लॉइज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए 3 स्टेप्स थे। वर्कलोड का पता करना कि भाई कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वर्क फोर्स का पता लगाना कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो अंडर बर्डन या फिर ओवर बर्डन तो नहीं है, और दोनों को कंपेयर करना। वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है तो भाई और लोगों को हायर करो। अगर वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं आपके पास में, तो उन लोगों को हटाओ, टर्मिनेट करो या फिर उनका ट्रांसफर कर दो। सेकेंड स्टेप है रिक्रूटमेंट, लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को चाहे आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, चाहे सोशल मीडिया पर ऐड दो, चाहे लोगों से प्लेसमेंट एजेंसी से बात करके लोगों को बुलाना कि भाई आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो, ताकि हमें एक अच्छी खासी वाइड रेंज ऑफ चॉइस मिल सके, ताकि बहुत सारा टैलेंट हमें मिल सके और उसमें से हम लोग बेस्ट को सिलेक्ट करें। फिर जितने भी हमारे पास में एप्लीकेशंस आती हैं उसके अंदर से हम लोग बेस्ट सिलेक्ट करते हैं, क्रीम सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चाहे रिटन टेस्ट लेके करें, चाहे इंटरव्यूज लेके करें, ग्रुप डिस्कशंस करके ले, चाहे अगर टीचर है तो डेमो भी दिया जाता है, आप लोगों को पता है स्कूल्स के अंदर। तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जितने सिलेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, रिजेक्ट ज्यादा होते हैं, इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे उसकी जॉब पोजीशन दी जाती है, वो अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड देन उस एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। देन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उसका डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। देन साथ ही साथ में उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है टाइम टू टाइम कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करा था उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डाउन जा रहा है तो हम लोग कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर अच्छा जा रहा है तो हम लोग उसे प्रेस करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, डेमो बोर्ड पर उसका नाम आएगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके पे में हो सकता है इंक्रीमेंट हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी करियर की प्लानिंग करते हैं और टाइम टू टाइम उसे कॉम्पनसेशन पे करते हैं, चाहे वो कैश में पे करें, रिवॉर्ड्स दें या किसी भी तरह के इंसेंटिव्स दें। इसी के साथ में बच्चा हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, स्टाफिंग और उसकी इंपॉर्टेंस और साथ में स्टाफिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यार, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।